हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था बहुत ही मुख्य गैसों के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे और उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन से बताए थे कि और इसके साथ सूत्र बताए थे, उनके घनत्व और गलनांक के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस के ऊपर कमेंट भी किए हैं, मतलब आंसरों के कमेंट किए हैं, तो उन बच्चों को थैंक यू, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो, आपने मेरी बात सुनी है, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो मैंने आपको यह भी कहा था कि आगे की जो गैसें बची है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आप मेरा बार बार यही कहना है आपको कि आप आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है वह है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस के गैस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका एथेन, ठीक है। आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए हम देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में, तो देखिए कि ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और क्या होता है कि वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। किस किस के लिए? वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और जो अंततः भूमंडल होता है उसके लिए क्या होती है? उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस, ठीक है, ऑक्साइड, फिर मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वॉल, ओजोन आदि करती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और उसके बाद देखो कि बिजली घर भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत है। जो बिजली घर है ना, वो क्या आएगा? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया आपका ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया है आपसे। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट जाएगा। ग्रीन हाउस एक एथेन गैस है, मतलब ये गैस, और ये जो मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्साइड, यह आदि, मतलब ये क्या आएगा कि इसमें कार्य करती है। सबसे ज़्यादा मतलब उत्सर्जन है, ठीक है, उत्सर्जन है, ना कि यह गैस है। जो ग्रीन हाउस गैस है वह क्या है? वह एक एथेन है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये तीनों चीज़ें क्या करती है? उत्सर्जन करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वह क्या है? एक एथेन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी होती है, ठीक है। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर है आपका ओजोन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है का कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपको आंसर बताया तो आप बताइए। तो देखेंगे, हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जानेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। कौन सी है? रंगहीन के साथ एक गंधहीन भी गैस है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो सब पृथ्वी पर जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अति आवश्यक है, ठीक है। देखेंगे आगे, यह धरती पर यह प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। किसे मिलती है? पेड़ पौधों से हमें यह गैस मिलती है, आप सभी जानते हैं। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। कितनी? धरती पर कितनी होती है? तो 0.03% होती है। अब देखें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वो क्या है? CO2 इसका सूत्र है। इसके साथ साथ यह क्या है? तो यह क्या है? जल में घुलनशील है, ठीक है। कौन सी गैस जल में घुलनशील? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में घुलनशील है। इसका सूत्र रहेगा CO2। अब ये पृथ्वी पर कितनी पाई जाती है? 0.03% पृथ्वी पर पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, मतलब कि कड़वी जहरीली है, ठीक है। जहरीली के बारे में पूछा गया है। जो विषाक्त का नाम होता है, विषाक्त आप समझ सकते हो, विष, विष कैसा होता है? जहरीला, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी गैस सबसे अधिक विषैली, मतलब कि जहरीली है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, तो ये तो कड़वी हो ही नहीं सकती। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। यह गैसोलीन, केरोसिन,
जैसे कि जो केरोसिन होता है अपना, वो तेल, प्रोपेन, कोयला या लकड़ी जलाने के लिए उत्पन्न होती है। किसके लिए? जहरीली गैस उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो केरोसिन होता है, केरोसिन तेल, उसके बाद प्रोपेन, कोयला या लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। मतलब कि देखा है ना आपने कि केरोसिन अगर हम जलाते हैं तो फिर धुआं निकलता है, और फिर कोयला जलता है तो उससे भी धुआं निकलता है, लकड़ी जलने से धुआं जलता है, जो कि हमारे लिए असहनीय होता है। अगर आप एक बंद कमरे में कुछ जलाते हो तो क्या आप जब सांस ले पाओगे? नहीं, क्योंकि यह गैस बहुत जहरीली होती है। इससे क्या होता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाती है, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अधिकता वाले वातावरण में सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर को शुद्ध हवा चाहिए रहती है। देखो कि हमें किसी कमरे में और वहाँ पे बहुत धुआं है तो हम वहाँ पे सांस ले पाएंगे नहीं, तो उससे क्या कि हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र देख लो, तो इसका सूत्र रहेगा CO। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे जहरीली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ठीक है, ओजोन परत का अवक्षय पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर है आपका ज्वालामुखी उद्भेदन से, ऑप्शन नंबर बी आपका विमानन ईंधन से, ऑप्शन नंबर सी रेडियोधर्मी किरणें, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो जो ओजोन परत होती है, मैंने आपको अभी बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उसमें था, मतलब जो इसके पहले जो क्लास होती थी मैंने आपको उसमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बारे में आपको मैंने बताया था। तो देख लीजिए एक बार और आप देख लीजिए कि जो ओजोन परत के लिए अवश्य मुख्यतः किस कारण होता है, मतलब तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अब देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, याद रखिएगा यह एक कार्बनिक यौगिक है। आगे देखेंगे, जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। किस किस से बनता है? यह क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से ही बनता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप काय में, तो इसका इस्तेमाल जो है वो विलयक के तौर पर व्यापक के रूप में, किसके रूप में कहता है? व्यापक के रूप में किया था। इसका सूत्र देख लीजिए, इसका सूत्र रहेगा CFC, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, याद रहेगा CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सिंपल सा सूत्र है इसका। ठीक है, यह क्या है? किसका यौगिक? तो यह है कार्बनिक यौगिक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब कि जो ऑटोमोबाइल वाहन होते हैं उनसे जो गैसें निकलती है वह जो नुकसानदायक होती है, वायु प्रदूषण होता है, वह कौन सी गैस है? ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका ओजोन परत। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या बताया था मैंने अभी आपको बताया था कि जलने से, धुएं से, अब वाहनों में से धुआं ही निकलता है ना, हाँ आप सभी जानते हैं गाड़ियों में से धुआं तो निकलता ही है। तो इसी तरह क्या होता है कि मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक सबसे जहरीली गैस है। ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण भी अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल तो गाड़ियाँ तो सभी के घर में है। अगर घर में अगर 3 लोग, अगर 4 गाड़ियाँ हैं, ये सभी तो आप बात जानते ही है। इससे क्या होता है कि धुआं निकलता है, और अगर देखो आप कितनी सारी मार्केट में गाड़ियाँ हैं, इन सभी का धुआं कितना ज़्यादा होता है, मतलब कि उससे क्या वायु प्रदूषण बहुत अत्यधिक होता है वाहनों से। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो जिससे वायु प्रदूषण होता है, जो नुकसानदेह है, तो वह कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका सूत्र क्या था हमारा? कार्बन CO। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव का ज़्यादा असर डालता है? ठीक है, ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका ओजोन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका जल वाष्प। ठीक है, तो हम देखेंगे पौधा घर का प्रभाव, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये भी हमने भी अक्सर पढ़ा है बुकों में। तो देखेंगे हम पौधा घर का प्रभाव क्या है यह। तो यह एक, चलो पहले हम पौधा घर के बारे में आपको बताएंगे। तो सूर्य की किरणें वायुमंडल में गुजरने के पश्चात क्या होगा? जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में पहुंचेगी तो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। देखा होगा आपने, जब सूरज दिन का टाइम रहता है तभी सूरज आता है, तब कितनी गर्मी रहती है, गर्मी के टाइम में तो कितनी गर्मी रहती है, क्योंकि सूर्य गर्म रहता है। तो कहते हैं जो पृथ्वी की सतह होती है इसको क्या करता है? गर्म करती है।
ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। विकिरण मतलब कि जो काम के नहीं होते हैं, ठीक है, वह क्या यह कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर का प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस में से CO2 भी एक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक है, परंतु पौधे घर के प्रभाव जल वाष्प से ज़्यादा असर पड़ता है। जल वाष्प से क्या होता है कि पौधे घर को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी? CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर जिससे ज़्यादा असर पड़ता है वह कौन सी है? तो वह जल वाष्प है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे ऑप्शन एक, ऑप्शन नंबर ए आपका कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, ऑप्शन नंबर बी अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन। देखो आप ऑक्सीजन का मोचन, ऑक्सीजन तो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी होती है, और अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है तो ऑक्सीजन तो कितनी भी मिले अच्छी ही रहती है। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन हमारे पास पृथ्वी पर 0.03% है, मतलब कि जितनी हमें मात्रा चाहिए उतनी ही है। आगे का कार्बन मोनोऑक्साइड तो यह बहुत हानिकारक होती है। कार्बन बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मोचन, ठीक है। तो क्या आता है कि जब पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं देती, कब नहीं देती? रात में, ठीक है। तो उस समय क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। अब मोचन का मतलब क्या होता है कि जब पेड़, मतलब कि जब पेड़ में रात में क्या होता है कि जो पेड़ होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, मतलब अपने अंदर से छोड़ना, मतलब मोचन का मतलब होता है छोड़ना, मुक्त करना, दूर करना, ऐसा मतलब क्या कम होना, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो क्या होता है कि पेड़ उस समय क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, रात में पेड़ में सोने की सलाह नहीं दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिंक फास्फाइड का उपयोग पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए कवकनाशी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है आपका शाकनाशी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रंथनाशी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी आपका गंध हारक के रूप में। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। हर क्वेश्चन का आंसर दिया करो, मुझे बार बार बोलना पड़ता है आपको कि आप आंसर दो। अगर आप आंसर दोगे तो आपको याद रहेगा, मेरा यही कहने का मतलब है, वरना मुझे आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब आप जानते हो कि ये चीज़ आपके ही फ़ायदे के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आप आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि जिंक फास्फाइड क्या है। तो जिंक फास्फाइड एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। क्या है यह? अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। अकार्बनिक रासायनिक भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आई होप दिख रहा होगा। हाँ यौगिक है यह एक ग्रे ठोस है। क्या है? पूछा जाता है कि जिंक फास्फाइड क्या है, तो यह एक ग्रे ठोस है। कौन सा ठोस है? ग्रे, ठीक है, ये वाला, यह एक ग्रे ठोस है। हालांकि वाणिज्यिक नमूने अक्सर गहरे या काले रंग के होते हैं, परंतु इसका प्रयोग कृतक के रूप में किया जाता है, मतलब कृतकनाशी के रूप में किया जाता है। अब देख लेंगे, आप इसका सूत्र भी देख लीजिए। इसका सूत्र है आपका ZN3P2, ठीक है। इसका सूत्र रहेगा जिंक फास्फाइड का, ठीक है, याद रखिएगा। इसका हम क्वेश्चन पूछा गया है जिंक फास्फाइड का आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमने ये पढ़ा कि कृतनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है ना, मतलब किसका प्रतिशत सबसे अधिक पाया होता है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है आपका फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइड्रोजन। तो प्राकृतिक परिस्थिति में, ठीक है, किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है। अब नाइट्रोजन के बारे में जानें तो नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है। यह भी क्या है? एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक pH है। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? pH, मतलब कि देखा होगा आपने कि नाइट्रोजन का मान pH। इसका जो परमाणु क्रमांक है, अब परमाणु क्रमांक भी देख लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 7 है, ठीक है। आगे देखेंगे सामान्य तल पर दाब पर यह गैस होती है, मतलब जो सामान्य ताप होता है और दाब होता है, मतलब कि नॉर्मल, ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, उसके बीच में जो सामान्य होता है वहाँ पर यह गैस होती है कौन सी? नाइट्रोजन। लगभग 78% नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। आगे देखेंगे यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है और प्रायः अक्रिय गैस भी है,
ठीक है, देखिएगा एक बार और रिपीट कर दो तो इम्पोर्टेंट है इसलिए। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक पीएच है ना। आगे देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक 7 है, सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाने वाली गैस है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है और प्रायः अक्रिय गैस भी है। इसका चिन्ह क्या है मैंने आप बताऊँ, इसका चिन्ह जो है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, एन। ये क्या है, चिन्ह, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, इसके खोजकर्ता का नाम भी आप देख लीजिएगा। नाइट्रोजन की खोज करी थी डेनियल रदरफोर्ड ने। किसने की थी, डेनियल रदरफोर्ड। और इनके साथ कौन थे, एक और थे, एंटोनी। कौन थे, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, याद रखिएगा, एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने क्या करी थी, नाइट्रोजन की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुमंडल का जो मुख्य घटक क्या है। मैंने अभी आपको बताया कितने प्रतिशत है यह नाइट्रोजन, 78% है, ठीक है, जो कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आपका रेड जाएगा। आप देख लो, इससे रिलेटिव कुछ और बात बता देती हूँ मैं आपको कि वायुमंडल का जो मुख्य घटक है यह नाइट्रोजन है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। मैंने अभी आपको बताया कितने प्रतिशत होती है, 78% होती है, 21%। और उसके बाद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है वह कितनी होती है, 0.03%। मैंने आपको ही बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, कार्बन डाई CO2 कितनी होती है, मतलब इसमें CO2 भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सबसे ज़्यादा क्या हैगा, नाइट्रोजन सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर है आपका रेडी। चलिए हमारी आज क्लास यहीं खत्म होती है। अब हमें चलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक चलते हैं क्योंकि मैं आपकी इंपॉर्टेंट क्लास ही लेती हूँ, मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ध्यान रखिए कि मेरा जो टॉपिक यही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना। तो आप सभी जब ये वीडियो देखते हो तो आप हर एक चीज़ का आंसर ज़रूर दीजिए और आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच।